गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आगे हम +1 के जो सेकंड चैप्टर के ऊपर बात करते हैं। तो सेकंड जो चैप्टर हमारे पास +1 का रहेगा वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम रहेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम सबसे पहले हम बात करते हैं जो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो हमारे पास कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पॉसिबल हो चुका। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो विलियम कॉर्क जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और उस जो कैसी थी, एक सिलेंड्रिकल थी और लगभग 20 सेंटीमीटर की लेंथ की थी। और उन्होंने उसे नॉर्मल प्रेशर के अंदर, उसके अंदर कुछ गैस, कोई भी गैस वहाँ पर फिल की उन्होंने और हाई वोल्टेज को वहाँ पर अप्लाई किया। लगभग 10,000 वोल्ट के आसपास उन्होंने वोल्टेज को उनके ऊपर अप्लाई किया। तो उस दौरान उन्होंने क्या पाया कि एट द कंडीशन ऑफ द गैस डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो उन्होंने ये देखा कि इस कंडीशन के ऊपर जो गैस थी वो अपने अंदर से करंट को पास नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि जो गैसेस है वो अब करंट कब पास करेगी, जब उनके अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। और पार्टिकल का मूवमेंट कब होगा, जब वहां पर पार्टिकल्स के ऊपर जो प्रेशर रहेगा वो कम से कम होगा। तो द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज स्लोली रिड्यूस। उन्होंने प्रेशर को घटाया धीरे धीरे करके और लगभग 1/100 मतलब 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर उन्होंने रखा। तो उस दौरान उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ जो कलर लाइट वहां पर निकल रही है और जो लाइट का कलर है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस के ऊपर। तो उन्होंने वहां पर जब प्रेशर को और घटाया, लगभग उन्होंने किया 10 की पावर -4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर उन्हें लेके आए। तो उन्होंने देखा कि जो रे थी वो दिखाई देना बंद हो गई है, मगर कंडक्शन अब भी चालू है, यानी करंट अब भी वहां से फ्लो हो रहा है। तो इस प्रकार उन्होंने पाया कि यहाँ से जो रे पास हो रही थी, इन रे को उन्होंने कैथोड रे का नाम दिया, क्योंकि जो ये रे थी वो कैथोड से निकल रही थी। तो प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे के ऊपर हम बात करें कि जो कैथोड रे यहाँ से निकल रही थी उनकी प्रॉपर्टियाँ क्या रहेगी। तो पहली प्रॉपर्टी के ऊपर हम बात करें तो जो कैथोड रे थी वो बिल्कुल सीधी रेखा में गति करती थी। कैथोड रे ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। ऐसा कैसे देखा, जब उन्होंने किसी वस्तु को उनके बीच में रखा तो उन्होंने देखा कि उसकी परछाई है और जहां से कैथोड रे आ रही है और जो ऑब्जेक्ट है वो तीनों एक ही सीधाई में है। अगर तीनों एक ही सीधाई में है तो उसका मतलब है कैथोड रे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल हो रही है। दीज रे पोसेस द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो ये रे है जो मैकेनिकल वेव्स होती है उन जैसी प्रॉपर्टी रखती है, क्योंकि उन्होंने एक फ्री रोटेटिंग व्हील को जब इनके रास्ते में रखा तो वो रोटेट करने लग गया, वो घूमने लग गया। तो इनसे टकराने के बाद अगली जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, कैथोड रे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। जो कैथोड रे के अंदर पार्टिकल ट्रैवल कर रहे थे वो पार्टिकल नेगेटिव चार्ज के थे। ये कैसे हुआ, जब इन रे को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा गया तो जो ये रे है इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई और नेगेटिव से रिपेल हुई। अब हमें पता है कि नेगेटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो ये अगर पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट हुई और नेगेटिव से रिपेल हुई तो मतलब इन रे पर कैसा चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ। चौथी जो प्रॉपर्टी रहती है इनकी, द रे कॉज आयनाइजेशन ऑफ गैस। यानी इन रे को जब हम किसी गैस में से गुजारते हैं तो ये उन गैसों का आयनाइजेशन करती है, मतलब गैस के जो एटम है उनसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती है और गैस के पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज का बना देती है। अगली जो प्रॉपर्टी है, दीज रे अफेक्टेड द फोटोग्राफिक प्लेट। जो हमारी फोटोग्राफिक प्लेट है ये उन्हें प्रभावित करती हैं। द रे प्रोड्यूस द एक्स रे व्हेन पासिंग थ्रू द हैवी मेटल। जब इन्हें हैवी मेटल से टकराया जाता है तो ये एक्स रे पैदा करती है। हैवी मेटल जैसे कि मोलिब्डेनम हम कह सकते हैं, टंगस्टन कह सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी के ऊपर हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टी नंबर 7 है हमारे पास कि दीज रे प्रोड्यूस स्पॉट ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन।
तो जब ये रे जिंक सल्फाइड स्क्रीन से टकरा रही होती है तो वहां पर क्या पैदा करती है, स्पॉट पैदा करती है। दीज रे आल्सो प्रोड्यूस द हीटिंग इफेक्ट, तो ये रे हीटिंग इफेक्ट को भी पैदा करती है। जब ये किसी मेटल सरफेस से टकराती है तो उसे गर्म कर देती है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी जो कैथोड रे की प्रॉपर्टी थी। आगे हम बात करते हैं द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज और मास, जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का जो मास है, जिसे हम E/m रेशियो कहते हैं। E चार्ज हो गया, M मास हो गया। E/m रेशियो, जे थॉमसन मेजर्ड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज टू द मास। तो कौन थे जिन्होंने E/m रेशियो निकाला? जे थॉमसन। तो टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग द कैथोड रे ट्यूब अप्लाइंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी इन्होंने कैथोड रे को जो गुजारा तो उनके कैथोड रे के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और कैथोड रे और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। मतलब कैथोड रे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थे। तो उन्होंने वहां पर क्या स्टडी किया? द स्टडी ऑफ द जे थॉमसन इज नंबर 1, ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, यानी जो पार्टिकल जो कैथोड रे थे इनके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा ऑन द पार्टिकल, ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब जितना ज्यादा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है उनकी? द मास ऑफ द पार्टिकल लाइट एंड द पार्टिकल ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। तो मास ऑफ पार्टिकल लाइटर, मतलब जितना हल्का पार्टिकल होगा उतना ज्यादा वो डिफ्लेक्ट होगा, उतना ज्यादा वो टकराने से, अट्रैक्ट करने से वो मुड़ेगा। आगे कहता है द डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पथ इंक्रीज विद इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स। तो जितनी ज़्यादा हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, बढ़ा देंगे वोल्टेज को, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन होगा अपने ओरिजिनल पथ से, मतलब वह अपने ओरिजिनल पथ से उतना ज़्यादा मुड़ जाएगा। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड E/m रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय 1.7588 into 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम। तो ये इन्होंने E/m रेशियो वहां पर नोट किया, जहां पर E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और Me क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर